एक भारत में पुरानी सोशलिस्ट थॉट अभी तक चलती है कि पैसा बुरी चीज़ है, हाथ का मैल है। एब्सोल्युटली नॉट, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिनकी अच्छी सैलरी है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं 45-50 तक अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगी या ले लूँगा, उनके लिए आप क्या सजेशन रहेगा? चलो वर्ल्ड ट्रिप ले लिया, 1 बार 2 बार 3 बार, बाकी टाइम क्या करोगे? और आप अपने सब कोलीग्स को देखोगे, वो करियर में राइज कर रहे होंगे, कोई सीईओ बन रहा होगा और आप बीच पे गिटार बजा रहे होगे। तो आपको 45 पे अगर रिटायर कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपके पास 55 इयर्स आगे का पैसा है कि नहीं है। सो आई एम बीइंग अ लिटिल हार्श बट आई एम सेइंग प्लीज थिंक इट थ्रू, इट्स नॉट दैट रोजी। आपका एक एडवाइस उन लोगों के लिए क्या रहेगा जो डेट मैनेज करना चाहते हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेट? डू नॉट लिव ऑन बोरोड लाइफस्टाइल। वेरी ट्रू। लाइफस्टाइल एक ऐसी रेस है जिसको आप नहीं जीत सकते हो। लोग ने एफडी भी कर रखी है और क्रेडिट कार्ड का 36% का ब्याज भी चुका रहे हैं। उस एफडी को तोड़ो, ब्याज चुकाओ, उसका लोन चुकाओ। जनरल एडवाइस इज बी डेट फ्री एज सून एज यू कैन। इमरजेंसी फंड्स कितने आप ज़रूरी बताएंगी? पहला प्रोडक्ट आपका पेंशन प्रोडक्ट नहीं है, आपका पहला प्रोडक्ट इमरजेंसी फंड है, क्योंकि वी हैव टू प्रोटेक्ट टुडे बिफोर वी थिंक ऑफ टुमारो। आजकल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं। लॉन्ग टर्म में आप इसमें पैसा लगाना, उसमें आप कितना इफेक्टिव मानती हैं? घर जिसमें आप रहते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। रियल एस्टेट एज इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी पुअर। हमारा डिसीजन बहुत अलग है। लोग बाहर की बुक्स पढ़ के यहाँ पे लेवरेज पे हम खरीदेंगे, आपने लेवरेज पे खरीदा, आप ब्याज दे रहे हो 8% जी, आपकी यील्ड आ रही है 1.5%, कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ नहीं है उसका, आप क्या कर रहे हो? कोई इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहता है तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी? मुझे लगता है लोग समझते नहीं स्टॉक मार्केट है क्या। ये सट्टा बाज़ार नहीं है। सट्टा बाज़ार स्पेक्यूलेटर्स बनाते हैं। एक ही चीज़ मैं बार बार बोलूँगी कि ऐसे ही मत खरीद लो, किसी से टिप लेके मत खरीदो। कितना परसेंटेज एक अमाउंट का म्यूचुअल फंड्स में लगाना आप कहेंगे कि हाँ ठीक है? मेरे एक फ्रेंड से ही तो ही सेड कि अब देखो आई विल बी 43, अनदर 2 years, उसके बाद मैं अपना अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगा और मैं दुनिया घूमूंगा। तो मेरा अगला सवाल ये था, हालांकि मैं फ़ाइनेंस को लेकर के बहुत सारे शोज़ और वेबिनार्स मैंने किए, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये कितना रियलिस्टिक है, मतलब अर्ली रिटायरमेंट के लिए तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम आने वाली पूरी ज़िंदगी, और अब वो रहेगा एटलीस्ट 90-95 तक तो एज रहती है आजकल। हाँ। तो मैंने पूछा कि कितना रियलिस्टिक तुम बात कर रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि देखो, जब मैंने अपना ये अलग अलग, वही जो पोर्टफोलियो की बात आपने बोली, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात बोली, तो उसने मुझे बोला कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में भी है, मेरा म्यूचुअल फंड्स में भी है, मैंने कुछ ट्रेडिंग में भी पैसा लगाया हुआ है, मेरे पास लिक्विड मनी भी है, तो मैं सेल्फ सफिशिएंटली, मेरे पास आई हैव इनफ मनी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे लोग जो अभी जिनकी अच्छी सैलरी है और वो ये सोच रहे हैं कि मैं 45-50 तक अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगी या ले लूँगा, उनके लिए आप क्या सजेशन रहेगा कि उनका क्या अप्रोच रहनी चाहिए फाइनेंसेस को लेकर के? एक बार नंबर्स चेक कर लो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 2-4 साल भी अगर जो हमारी एवरेज है 5-6% की, उससे बढ़ के 10% हो गया तो आपकी सारी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो कॉर्पस है वो कितना बड़ा है और आप क्या सोच रहे हो कि कब तक आपकी एज रहेगी। हमारी एवरेज एज भारत में अब 72 है। अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे देयर इज़ गुड केयर ऑफ द एल्डरली, वो 90s और 100 तक रह रहे हैं। जो आपकी जनरेशन है विद मेडिकल एडवांसेस, आप लोग सब 90s 100 क्रॉस करोगे। तो आपको 45 पे अगर रिटायर कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपके पास 55 इयर्स आगे का पैसा है कि नहीं है। सो थोड़ी सी एक ये वार्निंग है कि आपको अपना कॉर्पस देखना पड़ेगा कि है पैसा कि नहीं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप रिटायरमेंट अर्ली जॉब से तो ले ली, सो द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड वर्क,
डू यू प्लान टू कीप वर्किंग? कुछ आपकी करंट इनकम आती रहेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपने चलो वर्ल्ड ट्रिप ले लिया 1 बार 2 बार 3 बार, बाकी टाइम क्या करोगे? तो ये काफ़ी रोमांटिक नोशन है कि अर्ली रिटायरमेंट लेके वी विल चिल, बट रात को नींद तब आती है जब आप थकते हो दिन में, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि बॉडी ने कुछ किया नहीं हुआ, कुछ दिमाग ने किया नहीं हुआ। और आप अपने सब कोलीग्स को देखोगे वो करियर में राइज कर रहे होंगे, कोई CEO बन रहा होगा और आप बीच पे गिटार बजा रहे होगे, कोई बात करने वाला नहीं होगा। तो आप थोड़ा सोच लो कि अर्ली रिटायरमेंट का मतलब क्या है आपके लिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, ऑल आई एम सेइंग इज कॉन्शियसली सोच लो कि आपको क्या करना है 40-50 साल जो आपकी ज़िंदगी बचेगी उसमें आपने क्या करना है। क्योंकि ट्रैवल आप एक लिमिट तक कर सकते हो, दिन में आप 100 एक लिमिट तक सकते हो, नेटफ्लिक्स इतना ही देख सकते हो। उसके बाद सुबह उठ के आप क्या करोगे? मील टू मील जाओगे आप, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। सो आई एम बीइंग अ लिटिल हार्श, बट आई एम सेइंग प्लीज थिंक इट थ्रू, इट्स नॉट दैट रोजी। अच्छा, आपका एक एडवाइस उन लोगों के लिए क्या रहेगा जो डेट मैनेज करना चाहते हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेट, एंड क्रिएटिंग अ डेट रीपेमेंट प्लान, अगर कोई आपसे पूछे? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखो, अलग अलग डेट के ना, एक तो पहले तो डेट 2 तरह के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। आप जब गुड लोन लेते हो, कौन सा लोन अच्छा होता है? जिसमें कुछ एसेट बनता है। आपने होम लोन लिया, आप उसमें रह रहे हो, तो एक एसेट बन रहा है। आपने लैपटॉप खरीदा लोन पे, उससे आप काम की एफिशिएंसी बढ़ गई। आपने कार खरीदी लाइफस्टाइल के लिए नहीं खरीदी, बट टू गो टू वर्क एंड कम बैक, इम्प्रूव्स योर एफिशिएंसी। आपने एजुकेशन का लोन लिया टू इम्प्रूव योर स्किल सेट, सो आप दोज आर गुड लोन्स। बैड लोन्स आर लाइफस्टाइल लोन्स फॉर करंट कंजम्पशन, कि आपने हॉलीडे के लिए लोन लिया, गैजेट, लाइफस्टाइल गैजेट के लिए लिया, कार अपग्रेड के लिए लिया। दोज लोन्स, उससे दूर रहना है, क्योंकि वो आपको, आपकी इनकम को ड्रेन करते हैं। सो पहला तो ये आप जज करो कि आपने लोन क्यों लिया हुआ है, एसेट बन रहा है या सिर्फ खर्चा हो रहा है। लाइफस्टाइल अपग्रेड, लाइफस्टाइल आप, यू कैन, आई एम नॉट अगेंस्ट लाइफस्टाइल, ऑल आई एम सेइंग इज हैव द मनी टू पे फॉर इट ना। आप लोन पे मत लो, यू सेव टुवर्ड्स इट, बाय द लाइफस्टाइल, डोंट बोरो, डू नॉट लिव ऑन बोरोड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल एक ऐसी रेस है जिसको आप नहीं जीत सकते हो। देयर विल ऑलवेज बी अ बैग मोर एक्सपेंसिव, देयर विल ऑलवेज बी अ शू मोर एक्सपेंसिव, आप नहीं जीत सकते हो उसको। तो जब जितना पैसा है उतना ही फिर खर्च करो। और दूसरा ये है कि जो सबसे हाई कॉस्ट डेट है, जो क्रेडिट कार्ड जिसके पास लोन है, आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 24 से 46% तक है पर ईयर। आपको पता है फिक्स डिपॉजिट में क्या रिटर्न मिलता है? 5 to 6%। तो लोग ने FD भी कर रखी है और क्रेडिट कार्ड का 36% का ब्याज भी चुका रहे हैं। उस FD को तोड़ो, ब्याज चुकाओ, उसका लोन चुकाओ, गो ज़ीरो डेट इन दीज हाई कॉस्ट लोन्स। क्रेडिट कार्ड है, ऐप बेस्ड लोन्स हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं लोग। जस्ट फाइंड द मनी, गेट आउट ऑफ दैट डेट। आपका जो EMI का खर्चा है वो आपकी टेक होम इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 रुपये में 30 रुपये की EMI मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा अगर आप हैं तो डेंजर है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ भी होता है, जॉब लॉस होता है, कुछ होता है, तो आपके फाइनेंसेस अनस्टेबल हो जाते हैं। तो EMI 30 रुपीज़ और लेस आउट ऑफ 100 रुपीज़ ऑफ टेक होम इनकम, ये आप रूल बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और जो हाई कॉस्ट लोन्स हैं उनको पहले निपटाएं। होम लोन रख सकते हैं लोग बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज, वो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप न्यू टैक्स रेजीम में हैं, ओल्ड में हैं, कहाँ पर हैं, घर को रेंट पे दिया हुआ है या आप रह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। दैट विल बी वेरी पर्सनलाइज्ड, बट जनरल एडवाइस इज बी डेट फ्री एज सून एज यू कैन। यू डोंट वांट दैट प्रॉब्लम ऑन योर हेड। इसमें इमरजेंसी फंड्स कितने आप ज़रूरी बताएंगी? क्योंकि डेट की बात हो गई, अब कोविड जैसा सिचुएशन, कोविड भी हो गया या अचानक से जॉब लॉस हो गई या घर में ऑल ऑफ अ सडन किसी की डेथ हो जाती है या एक मेडिकल सिचुएशन खड़ी हो जाती है ऐसी कि जिसमें आपका बहुत फाइनेंस आपका उथल पुथल हो जाता है, तो ऐसे में इमरजेंसी फंड्स को कैसे मैनेज करना
सजेस्ट करेंगी? मेरे पास रोज़ सोशल मीडिया के थ्रू 2 या 3 मैसेजेस रीडर्स के रोज़ आते हैं। लेट्स टॉक मनी को 6 साल हो गए हैं जी। पर कोई ना कोई जो रीडर है, फ़ैन है, वो मुझे अपना लाइफ स्टोरी या कुछ भेजता है। अभी आया था ट्विटर पे DM आया था किसी का कि मैंने आपका इम्प्लीमेंट किया, इमरजेंसी फ़ंड बनाया और मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे पास इमरजेंसी फ़ंड था तो उनका सारा जो कार्यक्रम था वो सब आई कुड फाइनेंस फ्रॉम दैट इमरजेंसी फ़ंड, नहीं तो मुझे बोरो करना पड़ता। तो उसने एक छोटा सा मैसेज भेजा था दैट आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। तो उसने फिर मुझे ये लिख के 2 लाइन में भेजा दैट मेरे पास इमरजेंसी फ़ंड था, आपकी किताब पढ़ के मैंने वो बनाया था, तो मेरे पास पैसे थे वो करने के लिए। मुझे फैमिली से या फ्रेंड से बोरो नहीं उठाना नहीं पड़ा कर्ज़ा अपने फादर का कार्यक्रम करने, क्रियाक्रम करने के लिए। तो इमरजेंसी फ़ंड कभी भी किसी को भी यूज़ आ सकता है। मेरा होता है कि पहला प्रोडक्ट आपका पेंशन प्रोडक्ट नहीं है, आपका पहला प्रोडक्ट इमरजेंसी फ़ंड है, क्योंकि वी हैव टू प्रोटेक्ट टुडे बिफोर वी थिंक ऑफ टुमारो। आज को आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कल की तो सोच बाद में ही आएगी ना। तो आज को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? थ्रू फर्स्ट इमरजेंसी फ़ंड। तो 6 months ऑफ योर एनुअल ऑफ योर मंथली स्पेंड, मंथ में जितना भी आप स्पेंड कर रहे हो उसका 6 times एटलीस्ट मिनिमम आपका FD में हो या डेट फंड में हो, सेफ होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो पैसा 3 दिन में मेरे पास 2 दिन में वापस आ जाए। आप इमरजेंसी फ़ंड को रियल एस्टेट में नहीं बना सकते हो क्योंकि उसको बेचने में 2 साल लग जाएंगे। आप इमरजेंसी फ़ंड को स्टॉक्स में नहीं डाल सकते हो क्योंकि मार्केट्स को अप एंड डाउन शॉर्ट टर्म। तो आपको प्रिडिक्टेबिलिटी, सेफ्टी, लिक्विडिटी ये चाहिए आपको आपके इमरजेंसी फ़ंड के प्रोडक्ट में। सो आई थिंक इट्स फाउंडेशनल टू द हेल्थ ऑफ एनीवन, मेंटल हेल्थ ऑफ एनीबडी टू हैव दिस मनी। और जितने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ये इमरजेंसी फ़ंड मेरे पास था, मेरा जॉब लॉस हुआ, 4 महीने में मिला, मुझे 4 महीने चिंता नहीं हुई। सो जो उसकी यूटिलिटी है ना, टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग ड्रास्टिक, बोरोइंग, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, सिर्फ क्यों? क्योंकि उनके पास ये पैसा था जिसमें 6 महीने कम से कम आपका खर्चा चल सकता है। उसमें EMI भी आता है, रेंट भी आता है, जो रेगुलर खर्चे हैं वो सारे उसमें आते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप जॉब करके रात में आते हैं घर पे, आप अपनी फैमिली को देखते हैं, आप इफ़ यू आर यंग ऑल्सो या आप एक एज के बाद भी, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं फिनेंशियली स्टेबल हूँ और मेरे पास हर सिचुएशन के लिए फिनेंसेस हैं, रेडी फिनेंसेस हैं, लिक्विडिटी के फॉर्म में हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हैं। और नहीं ज़्यादा कुछ तो अगर मैं अपने फ्यूचर जनरेशन को भी कुछ अपकमिंग, मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरे पास उसका भी सल्यूशन है। अच्छा, आजकल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं। आपके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट, पहली बात है कितना प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और लॉन्ग टर्म में आप इसमें पैसा लगाना, और ख़ासकर मैं अभी तो ज़मीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ्लैट्स की बात कर रही हूँ या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, उसमें आप कितना इफ़ेक्टिव मानती हैं? तो ये बाय वर्सेस रेंट का भी बहुत चलता है कि खरीदना चाहिए या रेंट पे रहो जी। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग के लिए। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा ब्लैक मनी होना चाहिए, और लॉयर हेल्प होनी चाहिए, और हो सकता है थोड़ी मसल पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कब्ज़ा हो जाता है घरों का, लैंड का, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है उतना ही बड़ा प्रॉब्लम उसकी रीसेल में आता है। तो 1 हाउस टू लिव इन जो आपका अपना है वो बहुत ज़रूरी है, और उसको ख़रीदने में जल्दी ना करें। आप डिसाइड करें कि इस शहर में रहना है, इसमें हम लोग अपने फैमिली को बढ़ाएंगे, रहेंगे। वंस यू डिसाइड द सिटी, उस सिटी में आप घर खरीदो, लोन लेके खरीदो, कोई बात नहीं है, पर उसमें रहो। सो दैट्स अ घर जिसमें आप रहते हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। रियल एस्टेट एज इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी पुअर, क्योंकि आपको अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको रिटर्न देखना पड़ेगा। तो आप 2 मैट्रिक देखो, एक तो है कि उसकी रेंटल इनकम की यील्ड क्या है, आपको वापस क्या आ रहा है।
तो एनुअल रेंट लो, हाउ डू यू कैलकुलेट इट? उसका जो एनुअल रेंट है उसको आप घर की वैल्यू से डिवाइड करो, वो नंबर इज़ बिटवीन 1.5 to 2.5% अ ईयर। जो आपको इनकम आ रही है उसकी, जो जैसे ब्याज आता है ना, वैसे जो इनकम आ रही है वो 1.5 to 2.5% है। फिक्स डिपॉजिट आर गिविंग यू 5.5-6%, तो उसकी जो यील्ड इनकम आ रही है वो बहुत कम आती है। दूसरी चीज़ ये है, उसमें कॉस्ट्स बहुत होती हैं मेंटेनेंस की। टेनेंट अगर अपने रेंटर पे दिया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जब जैसे एवरी टेनेंट कोर्स आपको दोबारा करना पड़ेगा उसको, उसकी कॉस्ट हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। हम सोसाइटी फ़ीस को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आप सारी कॉस्ट्स इंक्लूड करेंगे तो रेंटल यील्ड और भी कम हो जाती है। फिर आता है पीपल डू इट फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। अब टू चूज़ दैट पर्टिकुलर फ्लैट इन दैट लोकेलिटी, इन दैट सोसाइटी, इन दैट सिटी जिसकी ग्रोथ होगी, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। मोस्ट पीपल कांट डू इट। कितने नोएडा में ही, कितने, उनको हम गोस्ट टाउन्स ऑफ नोएडा कहते थे। बना तो दिया, अब कोई ख़रीदने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो गई थी उस समय। तो एक एवरेज ग्रोथ क्या है रियल एस्टेट की भारत में? 30 साल का RBI का डेटा है, 9% अ ईयर है वो एवरेज ग्रोथ है, 9% अ ईयर। आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर करो, उसकी एवरेज रिटर्न क्या है? बिटवीन 12 to 14% अ ईयर विदाउट ऑल द कॉस्ट्स दैट रियल एस्टेट हैज़। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के लिए इज़ नॉट अ ग्रेट एसेट एट ऑल, बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस, बिकॉज ऑफ द, उसमें इतनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, उसमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, उसमें ट्रांजैक्शंस के लिए आपको कैश चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप क्यों करेंगे कैश में डील? सो बहुत सारे डेटरेंट्स हैं। हमारा मार्केट, जैसे वेस्ट का रेंट और EMI ऑलमोस्ट एक से होते हैं जी। भारत में जो EMI है वो रेंट का मल्टीपल है। अगर रेंट 25,000 है तो EMI 1.25 लाख की होगी। जो वेस्ट पे मैच्योर मार्केट्स है उसमें रेंट और EMI ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो उसमें बहुत अलग डिसीजन हो जाता है। हमारा डिसीजन बहुत अलग है। लोग बाहर की बुक्स पढ़ के यहाँ पे लेवरेज पे हम खरीदेंगे, आपने लेवरेज पे खरीदा, आप ब्याज दे रहे हो 8%, आपकी यील्ड आ रही है 1.5%, कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ नहीं है उसका, आप क्या कर रहे हो? आप किसी का कुछ पढ़ के जो उनके कंट्री में एप्लीकेबल है आप यहाँ लगा रहे हो उसको, नहीं चलेगा ना वो। हमारी अलग सिचुएशन है, हमारी मार्केट बहुत अलग स्टेज पे है। मोनिका, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बात हम शो के शुरुआत में भी कर रहे थे। अगर कोई इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहता है तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी, क्या रहनी चाहिए? तो डायरेक्ट स्टॉक्स में तो आपको बहुत सारी नॉलेज होनी पड़ेगी। आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपको आइडिया है कि इसकी ग्रोथ क्या होगी, क्योंकि मुझे लगता है लोग समझते नहीं स्टॉक मार्केट है क्या। ये सट्टा बाज़ार नहीं है। यहाँ पे कंपनीज जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं वो आके लिस्ट होती हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है उनमें, उससे कंपनी की ग्रोथ होती है, उसके प्रॉफिट्स बनते हैं, प्रॉफिट से डिविडेंड आते हैं और फ्यूचर ग्रोथ को देख के स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। स्टॉक मार्केट की ये कहानी है। सट्टा बाज़ार स्पेक्यूलेटर्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपके पास टाइम होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ना टाइम होता है ना नॉलेज होती है। उनके लिए म्यूचुअल फंड्स का रास्ता बेस्ट है, क्योंकि एक स्कीम में, एक इक्विटी स्कीम में, अच्छा एक स्टॉक खरीदने का क्या रिस्क क्या है जी? कि वो बिल्कुल उसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, कि अब कंपनी गोज़ आउट ऑफ बिजनेस। बहुत कंपनीज होती हैं जो उनका दिवाला निकल जाता है, वो स्टॉक प्राइस की वैल्यू ज़ीरो हो गई, आपने वो खरीदा तो आपका सारा पैसा डूब गया। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 50 से 80 स्टॉक्स होते हैं। What is the probability that all 80 stocks will go to zero? Probability का क्या हो सकती है कि जो 80 स्टॉक्स एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने खरीदे हैं, all 80 go to zero. That probability is zero. वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सारा जंक खरीद लेगा मार्केट का। कुछ अच्छी कंपनीज होंगी, कुछ मिडिल होगी, कुछ बैड कंपनीज होंगी। तो आप
म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप रिस्क को कम कर रहे हो, ठीक है, और रिटर्न जो एक स्टॉक से आ सकता था वो नहीं आएगा। एक मल्टी बैगर स्टॉक अगर होता है आपका, वो नहीं आएगा। तो जो मार्केट का एवरेज रिटर्न है आपको वो या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिल सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रूट इज़ थ्रू अ इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसमें भी दो रास्ते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि क्या खरीदना है तो इंडेक्स फंड्स होते हैं ऑन द सेंसेक्स निफ्टी 50। आप शुरुआत तो वहाँ से करो। उसमें जिसको हम कहते हैं फंड मैनेजर रिस्क, मतलब वो रिस्क कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक्स पिक करे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, वो रिस्क भी ज़ीरो हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ इंडेक्स वाले स्टॉक्स खरीद रहे हो थ्रू दैट फंड। फिर एक्टिव फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर ये पिक करता है, अपना पोर्टफोलियो बनाता है। सो दैट्स अ स्लाइटली मोर, आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी या एडवाइस लेनी पड़ेगी टू इन्वेस्ट थ्रू एक्टिव फंड्स। एक ही चीज़ मैं बार बार बोलूँगी कि ऐसे ही मत खरीद लो, किसी से टिप लेके मत खरीदो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपकी पूरी लाइफ की ज़िंदगी है ये। आप म्यूचुअल फंड्स पूरी ज़िंदगी यूज़ करोगे, ये नहीं कि आज खरीद के कल बेचोगे। May as well learn about it today because they are friends for life. So I give the analogy कि ये आपने पेड़ लगाया, आप उखाड़ोगे नहीं इसको, आपके सिर्फ इसके फ्रूट खाओगे। आपने अपनी बुक में भी ये मेंशन किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स की जो आपकी किताब है। म्यूचुअल फंड्स के लिए हमेशा ये लिखा रहता है या बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ऐसे में व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज एक अमाउंट का म्यूचुअल फंड्स में लगाना आप कहेंगे कि हाँ ठीक है? तो म्यूचुअल फंड्स लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट्स शेयर्स खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड तो सिर्फ एक व्हीकल है, वो खरीदता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के और कॉर्पोरेट सेक्टर के, गोल्ड और रियल एस्टेट, रीट्स के थ्रू रियल एस्टेट। तो पाइप है म्यूचुअल फंड जो आपको फाइनल एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, उस तक आपको पहुंचाती है। तो आपका क्वेश्चन जो इन्वेस्टर को सोचना है वो ये नहीं कि म्यूचुअल फंड्स कितना चाहिए, वो उनको सोचना है कि मुझे डेट जो सेफ है, डेट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, बॉन्ड्स, और इक्विटी जो लॉन्ग टर्म रिस्की है, उसका प्रोपोर्शन देखना है। म्यूचुअल फंड इज अ सेकेंड ऑर्डर डिसीजन। योर फर्स्ट ऑर्डर डिसीजन इज व्हाट इज माई ब्रेकअप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। और उसका एक रूल ऑफ थंब है सिंपल, 100 माइनस योर एज इज योर इक्विटी एलोकेशन। तो आपकी जो भी एज है, अगर आप 30 साल के हो तो आपका इक्विटी एलोकेशन 70% है। आप 70 साल के हो, आप फिर भी 30% इक्विटी में हो क्योंकि आपको इन्फ्लेशन से आगे रहना है। सो सिंपल, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो। आपने बोला है ठीक है 70% इज इक्विटी, सेकेंड ऑर्डर डिसीजन ये होगा कि ये इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक से लेनी है, म्यूचुअल फंड से लेनी है, यूलिप इंश्योरेंस वाले होते हैं, आई डोंट रिकमेंड दैम, बट आपकी चॉइस है, यू वांट टू गो थ्रू दैट रूट, यू गो थ्रू दैट रूट। सो वो आपका सेकंड डिसीजन होगा कि किस प्रोडक्ट में डालना है। तो सपोज यू चूज म्यूचुअल फंड्स, फिर नेक्स्ट ऑर्डर डिसीजन विल बी व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डू आई वांट। देयर आर 11 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी फंड्स, एक नहीं है, 11 कैटेगरीज हैं, और हर एक कैटेगरी आपके लिए ठीक नहीं है। यू नीड मे बी 2 or 3 कैटेगरीज। सो again and again you need to educate yourself before you buy these products, or you have a financial advisor who advises you. तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का ये जो रोल है अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती जा रही है क्योंकि लोगों को अपना फाइनेंसेस पता नहीं होते हैं। जैसे कि आपने बोला कई पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, तो या ऐसी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आपको उसके बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स, निटी-ग्रिटीज़ पता नहीं होती हैं। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल जो एडवाइज़र होता है उसका रोल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेडिकल कवर कितना ज़रूरी, कितना सिग्निफिकेंट फाइनेंसेस में आप मानते हैं, और उसका एलोकेशन किस तरह से करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आपको आज का प्रेजेंट सिक्योर करना है। तो एक सीट बेल्ट आपने लगा ली इमरजेंसी फंड की, दूसरी सीट बेल्ट है मेडिकल इंश्योरेंस की, क्योंकि जो खर्चा ज़्यादा होता है हॉस्पिटल में वो मेडिकल इमरजेंसी का होता है। यू आर मोर लाइकली टू हैव अ मेडिकल इवेंट देन टू डाई।
आपने अपनी किताब में बहुत हाँ। अच्छा कि आपकी टांग टूट सकती है, ऐसा हो सकता है, आप मर जाएं। तो और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की बात कम है ना कि क्या जी। प्रोबेबिलिटी है कि आप कम उम्र में मर जाओगे, बहुत कम है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि रोड पे एक्सीडेंट होगा, क्वाइट हाई। सो देयरफॉर मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से भी पहले मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना है। और क्यों खरीदना है? क्योंकि आपको अपनी सेविंग्स प्रोटेक्ट करनी है। आपने अपना सेविंग्स शुरू कर दी, इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, फिर आपको तोड़ना पड़ा अपना प्लान। तो जिससे कि तोड़ना ना पड़े वो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। आपका ऑफिस हो सकता है देता हो, पर मे बी यू आर बिटवीन जॉब्स, मे बी देयर इज़ सम कंपनी पॉलिसी चेंज हो गई, आपको नहीं मिला। आपकी पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वक्त लोगों के मन में कि किस तरह से अपने फिनेंसेस को हम मार्केट में लगाएं, किस तरह से हम अपने पैसे को मार्केट में लगाएं और कैसे रिटर्न्स हमको ज़्यादा मिलें। तो इसको लेकर के इस वक्त जितने भी फिनेंस को लेके जो गुरुज होते हैं, उनके मंत्रास बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं। आई नो, आई सी दैट। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को अपने फिनेंसेस किस तरह से यूटिलाइज करने चाहिए सो दैट कि उनका पैसा उनके लिए काम करे, जो आपने भी अपनी किताब में लिखा है कि मेक योर मनी वर्क फॉर योरसेल्फ। नहीं, एक तो मैं वो शोज पे जाऊंगी ही नहीं जिसमें बोलेंगे कि 5 फंड्स का नाम दो। जी। आई थिंक दैट्स अ डिससर्विस। तो दिवाली से पहले पूरा क्लीन अप होता है ना, लक्ष्मी पूजा से पहले। तो ये आपका एक अपॉर्चुनिटी है अपने फाइनेंसेस को क्लीन करने की, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जाना कहाँ है, तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा ना। अगर आप सपोज यू आर ऑन द एयरपोर्ट, आपको डेस्टिनेशन पता है ना, दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, दिल्ली से हैदराबाद जा रहे हैं, सो यू नीड टू नो योर डेस्टिनेशन। सो आई थिंक दिवाली बहुत अच्छा मौका है अपने फाइनेंसेस को क्लीन करने का। और इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट आउट करो कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। रियल एस्टेट कुछ है उसको लिखो, कौन से एफडीज़ हैं, किस बैंक में हैं, कहाँ हैं, कौन से म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, क्या आपकी नेटवर्थ क्या है आज की, आपकी अगर आपका ये गिना जाए कि आपकी वैल्यू क्या है इकोनॉमिक, तो क्या निकलेगा और किस में निकलेगा। आई थिंक बहुत ज़रूरी है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। और लेट्स टॉक लेगेसी जो लेटेस्ट बुक है वो वर्कबुक है जिसमें आप इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। आई थिंक इस दिवाली पे ये ना सोच के कि रिटर्न आए, ये सोचें कि मैं क्लीन अप करूं फाइनेंशियल लाइफ सो दैट आई हैव मोर कंट्रोल। और मेरा ये मानना है कि देखो सबकी लाइफ्स बहुत मैसी होती हैं, पर्सनल, ऑफिस, बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर फाइनेंशियल लाइफ आपकी पकड़ में है तो यू आर फार बेटर इक्विप्ड टू डील विद द रेस्ट ऑफ द मेस तो आएगा ही आएगा। पर अगर आपके फाइनेंसेस साफ हैं, कंट्रोल में हैं, आपको पता है कहाँ जा रहा है, क्या उसका ग्रोथ का है, कहाँ गोल्स कौन से हैं, अगर वो वाला पार्ट आपकी लाइफ का आपके कंट्रोल में है, सेफ है, क्लीन है, you are better able to deal with the rest of the mess in the lives. So this Diwali you just make this that I will clean up my financial life. और don'ts की अगर मैं बात करूं तो don'ts में आपकी लिस्ट में क्या-क्या चीज़ है? सिर्फ एक सबसे ऊपर ये आता है कि don't invest in something you don't understand. आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसमें निवेश मत करो। म्यूचुअल फंड्स नहीं समझ आते हैं मत करो। फिक्स्ड डिपॉजिट आता है उसमें करो। जिसमें जो समझ आती है चीज़ सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करो, जो नहीं समझ आता है उसमें, दैट्स द बिगेस्ट डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। दैट्स योर गोल्डन रूल, दैट्स ऑल, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं लूँगी कि टू एंश्योर कि एक सुपर गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर मनी, पैसे को लेके एक अच्छी लाइफ आपकी चलती रहे आज, कल और मे बी आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से किसी फाइनेंशियल मेस में आप आने वाली जनरेशन को छोड़ के जाएं, आपके व्हाट विल बी योर मंत्रा? सी माय मंत्रा इज़ वेरी क्लियर दैट बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। हाउ यू अर्न योर मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्या काम करके पैसा कमा रहे हो और आप किस चीज़ पे खर्च कर रहे हो, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ मनी इज़ गुड। एक भारत में पुरानी सोशलिस्ट थॉट अभी तक चलती है कि पैसा बुरी चीज़ है, हाथ का मैल है। एब्सोल्युटली नॉट, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट्स योर वन ट्रू फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, मनी इज़ गुड।
सेकेंड इज हाउ डू यू अर्न इट, कैसे कमा रहे हो और किस चीज़ पे खर्च कर रहे हो. दोज आर डिसीजंस यू हैव टू टेक. सो दैट्स द मंत्रा, दैट मनी इज़ गुड. किस चीज़ से कमा रहे हो और किस चीज़ पे खर्च कर रहे हो, वो आपको डिफाइन करता है. It was lovely having you on our show, Monica. और बहुत short notice में you said yes for this conversation and मुझे बहुत खुशी हुई to host you on our show. और एक promise के साथ मैं आज आपको thank you बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ एक और आपके साथ एपिसोड ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के एक हम रिकॉर्ड करें, जिसमें मे बी वी कैन हैव यंगर पॉपुलेशन विद अस. कुछ लोगों को हम बिठा करके 1-on-1 कुछ इंटरेक्शन करें. वेरी हैप्पी टू बी बैक. थैंक यू सो मच मोनिका फॉर योर टाइम. लवली टॉकिंग टू यू. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही. नमस्कार.